Welcome to Reliable Analysis. Good morning, everybody. We are going to start first chapter of Political Science, class 10. The heading of the chapter is Power Sharing. सबसे पहले पावर शेयरिंग के बारे में जिक्र करते हैं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। पावर शेयरिंग के माध्यम से ही डेमोक्रेसी को, डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने की शक्ति मिलती है। डेमोक्रेसी डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए जाना जाता है और ऐसा प्रॉपर पावर शेयरिंग के कारण से संभव होता है। तो प्रॉपर पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं होनी चाहिए या किसी एक ऑर्गन में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ये पावर शेयरिंग का मतलब हुआ। प्राचीन काल में जब मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था तो एक राजा के हाथों में तमाम शक्तियां सीमित होती थी। उसका काफी विरोध हुआ, नतीजा हुआ कि धीरे धीरे करके मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पतन हुआ विभिन्न स्थानों से, अधिकांश देशों से, और डेमोक्रेसी का प्रचलन हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रॉपर पावर शेयरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रॉपर पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि जनता के हाथों में शासन की शक्तियों का बंटवारा, शासन की शक्तियों को अधिक से अधिक लोगों को प्रदान करना। इसका ढंग अलग अलग हो सकता है। यह हॉरिजॉन्टल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। दूसरा, पावर का शेयरिंग हो सकता है ऑर्गन के बीच, जैसे गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो ये तीनों ऑर्गन में पावर शेयरिंग हो सकता है। लेकिन पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए ऑक्सीजन है, प्राण है। पावर शेयरिंग लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है। और सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्सिटीज यानी विविधता को एकोमोडेट करने, एडजस्ट करने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। हम लोग को इस चैप्टर में 2 कंट्री का केस स्टडी करना है। एक है बेल्जियम, यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, और दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका साउथ एशिया का एक छोटा सा कंट्री है। सबसे पहले बेल्जियम। तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का। ये इंडिया के एक छोटे से स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम, एरिया में और पॉपुलेशन में, दोनों ढंग से। लेकिन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी पाया जाता है बेल्जियम में। बेल्जियम में 2 क्षेत्रों में लोग रहते हैं। एक क्षेत्र का नाम है फ्लेमिश रीजन। यहां फ्लेमिश रीजन में 59% बेल्जियम के लोग रहते हैं। ये लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम का दूसरा क्षेत्र है, इसका नाम है वालोनिया रीजन। वालोनिया रीजन में 40% बेल्जियम के लोग रहते हैं और ये वालोनिया रीजन के 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से बेल्जियम की 2 प्रमुख भाषाएं हो गई, डच भाषा और फ्रेंच भाषा। 1% बेल्जियम के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अब एक और डिफरेंस है कि बेल्जियम की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स का सोशल कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग हैं
और मात्र 20% पीपल डच स्पीकिंग हैं। तो जहां पूरे कंट्री में डच लोग 59% हैं, डच स्पीकिंग लोग, यानी मेजोरिटी में है, वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल मात्र 20% है। दूसरी तरफ जहां फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, ओनली 40% है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की संख्या काफी अधिक है, मेजोरिटी में है 80%। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की संख्या 80%। अब एक और यहां पर सवाल उठता है, एक और डाइवर्सिटी का मैटर यह है कि अधिक संख्या है डच स्पीकर्स की और कम संख्या यानी माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो फायदा हुआ वो फ्रेंच को ज्यादा हुआ, यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा हुआ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का फायदा जो मेजोरिटी कम्युनिटी है डच स्पीकर्स उसको कम हुआ और बाद में हुआ। यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इकोनॉमिकली और एजुकेशनली मोर डेवलप्ड हैं और डच स्पीकिंग पीपल जो मेजोरिटी कम्युनिटी है बेल्जियम के, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का फायदा कंपैरेटिवली देर से हुआ। इस कारण से डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया। 1950s और 60s के दशक में, 1950s और 60s के दशक में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल में रिलेशनशिप काफी तनाव हो गया, तनावपूर्ण। बेल्जियम में फ्रेंच और डच के बीच की का कंडीशन काफी टेंस हो गया 1950s और 60s में, और उसका कारण यही था कि जहां डच मेजोरिटी कम्युनिटी है, फ्रेंच माइनॉरिटी है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट फ्रेंच का ज्यादा, डच का कम। जैसे अब कोई फैक्ट्री है तो उसका मैनेजर है सो फ्रेंच है और उसमें मजदूर काम करने वाला डच है। अब कोई जमीन है तो जमीन का मालिक है फ्रेंच और उसमें काम करने वाला मजदूर जो है वो डच है। तो इस प्रकार से डच स्पीकिंग पीपल जो मेजोरिटी कम्युनिटी में था और उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के अंडर में रहना नागवार भी लगता था, अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से डचों ने, डच स्पीकिंग पीपल ने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का विरोध किया। अब दूसरा केस स्टडी हम लोग को यहां है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है। यहां पर का सोशल कंपोजिशन का हम लोग स्टडी करते हैं। श्रीलंका भी डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। जहां पर साउथ एशिया के अदर कंट्रीज में डाइवर्सिटीज पाई जाती है, वहीं श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो श्रीलंका में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है? यहां 74% पीपल सिंगला स्पीकर हैं। सिंगला भाषा में, सिंगल भाषा को बोलते हैं 74% पीपल, यानी यहां मेजोरिटी कम्युनिटी काफी शक्तिशाली है, 74% पीपल। और तमिल स्पीकर्स की आबादी श्रीलंका में, यानी तमिल भाषा बोलने वाले की आबादी यहां पर है मात्र 18%। अब देखिए, ये सिंगला स्पीकर्स जो हैं ये ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म के
अनुयायी हैं, सिंगला स्पीकर्स। और ये लोग सेंट्रल श्रीलंका और साउदर्न श्रीलंका में ज्यादा कर रहते हैं, सिंगला स्पीकर्स। जो तमिल स्पीकर्स हैं ये ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, और ये आपको जो तमिल हैं ये नॉर्थ श्रीलंका में और ईस्टर्न श्रीलंका में ज्यादातर रहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में ज्यादातर ये सब तमिल स्पीकर्स रहते हैं। अब तमिल स्पीकर्स में भी दो प्रकार के हैं। टोटल तमिल स्पीकर्स का पॉपुलेशन 18% है, उसमें से 13% जो है उसको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स का मतलब हुआ कि ये लोग श्रीलंका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मूल निवासी हैं। और बाकी जो 5% बच गए तमिल, तो ये वैसे तमिल हैं जिनके फोर फादर्स यानी जिनके पूर्वज इंडिया के साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से कॉलोनियल रूल के टाइम में यानी ब्रिटिश शासनकाल में जिनके फोर फादर्स को, पूर्वजों को चाय की पत्ती तोड़ने के लिए श्रीलंका ले जाया गया था। और नॉर्थ श्रीलंका और ईस्ट श्रीलंका में चाय के बगानों में, टी प्लांटेशन गार्डन में इनको रखा गया था चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए। तो ये लोग वहां रह गए, उनके पूर्वज इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। ये 5% है। तो 13% हो गया श्रीलंकन तमिल्स जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, और 5% जो हो गया वो इंडियन तमिल्स। अब तमिलों में धर्म कौन सा है? तो तमिलों में ज्यादातर हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और कुछ तमिल जो हैं मुस्लिम भी है। तो इस प्रकार का जो है सोशल कंपोजिशन श्रीलंका का है। पूरे श्रीलंका में 7% लोग क्रिश्चियन भी रहते हैं। अब सवाल उठता है कि पावर शेयरिंग का, डाइवर्सिटीज का तो स्टडी हम लोगों ने कर लिया कि डाइवर्सिटी बेल्जियम में भी है, डाइवर्सिटी यानी विविधता श्रीलंका में भी है। लेकिन आपको बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी डाइवर्सिटीज को एब्जॉर्ब करने में होती है, डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने में होती है। तो किस प्रकार से बेल्जियम के लोगों ने डाइवर्स कंडीशन होने के बावजूद डाइवर्सिटी का किस प्रकार से सॉल्यूशन किया, उसको एकोमोडेट किया। यानी डचों और फ्रेंचों के बीच में जो विवाद था, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा हो या एजुकेशनल डेवलपमेंट का मुद्दा हो या जो है लैंग्वेज का मुद्दा हो, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया, ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। और श्रीलंका में किस प्रकार से डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, श्रीलंका में डाइवर्स सोशल कंपोजिशन का क्या सॉल्यूशन किया गया, ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के कंडीशन का स्टडी करते हैं कि श्रीलंका ने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया। मेजोरिटेरियनिज्म, तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ कि मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस, यानी ऑल द पावर्स वर गिवन टू मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी सिंगला कम्युनिटी को तमाम प्रकार की शक्तियां किसको दे दी गई? सिंगला स्पीकर्स को। सिंगला स्पीकर्स को यानी सिंगला कम्युनिटी को तमाम प्रकार की शक्तियां दे दी गई। तमिल स्पीकर्स को उनके वास्तविक अधिकारों से, उनके वाजिब अधिकारों से महरूम कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो इसको कहा जाता है मेजोरिटेरियन मेजर्स। मेजोरिटेरियन मेजर्स श्रीलंका की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद
ऐसे अनेक स्टेप्स लिए जिसके माध्यम से डाइवर्सिटी का सॉल्यूशन करने के लिए मेजोरिटेरियन मेजर्स को फॉलो किया गया, यानी मेजोरिटी को सभी प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित कर दिया गया। इसका फार रीचिंग इफेक्ट क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यह होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में एलियनेशन, माइनॉरिटी कम्युनिटी में परायेपन, अलगाव का भाव उत्पन्न होगा ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगेगा कि ये मेरा कंट्री नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगेगा कि सिंगला के साथ रहने से हमको कोई फायदा नहीं है, यानी सेपरेशन, अलगाव की भावना माइनॉरिटी कम्युनिटी में पैदा होगी। और इसका आगे क्या रिजल्ट हुआ ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वी हैव टू रीड, यानी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने किस प्रकार के मेजोरिटेरियन मेजर्स को लिया, ये हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को यह जानना है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1948 में, इंडिया को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1947 में, लेकिन श्रीलंका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1948 में। और जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो श्रीलंका के मेजॉरिटी कम्युनिटी सिंगला स्पीकर्स ने यह डिमांड किया कि हम लोग का दबदबा कायम हो जाए। सिंगला स्पीकर्स का सोचना था कि सरकार के ऊपर हम लोग का दबदबा कायम होना चाहिए, डोमिनेंस, क्योंकि उनका मेजॉरिटी है। और नतीजा हुआ कि श्रीलंका की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आजादी के बाद, उसने अ सीरीज ऑफ मेजर्स लिए जिसको मेजोरिटेरियन मेजर्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी यानी मेजोरिटी कम्युनिटी का बोलबाला कायम करने का काम किया गया। तो कौन कौन से मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए गए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के द्वारा, तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी हियर कि गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या क्या लिए थे। सबसे पहला है श्रीलंकन गवर्नमेंट के मेजोरिटेरियन मेजर्स के अंतर्गत सबसे पहला है कि 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास करके सिंगला लैंग्वेज को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो सिंगला लैंग्वेज को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिए जाने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो दूसरी भाषा थी देश की, तमिल, उसकी उपेक्षा की गई, उसको निगलेक्ट किया गया ना। तो सिंगला स्पीकर्स को तो खुशी हो जाएगी कि हाँ भाई चलो सिंगल भाषा को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया, लेकिन जो तमिल होगा उसको तो अनसेटिस्फैक्शन होगा ना कि उनका जो भाषा था तमिल, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, उसको किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस नहीं दिया गया। तो इस तरह से तमिल लैंग्वेज का डिसरिगार्ड किया गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ऐसे कई मेजर्स लिए जिसके माध्यम से जो सिंगला स्पीकर्स थे उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, मिलिट्री के जॉब्स में, आर्म्ड फोर्सेज में, हर जगह सिंगला स्पीकर को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया। तमिल स्पीकर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। सिंगला स्पीकर्स को सभी महत्वपूर्ण नौकरियां प्रदान की गई। सेना में अधिकांश रूप से भर्ती सिंगला स्पीकर की गई। तमिल स्पीकर्स को सेना की नौकरी से भी लगभग वंचित किया गया। पुलिस में भी तमिलों को लगभग अलग रखा गया। सभी प्रशासनिक पदों पर सिंगला स्पीकर्स को भर्ती किया गया। तो इसका मतलब है कि तमिल स्पीकर्स को तो लगेगा ना डिस्क्रिमिनेशन, उसका उपेक्षा हो रहा है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है,
उसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा महसूस होगा ना। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने यह सब के ऊपर तनिक भी नहीं विचार किया। इसके अतिरिक्त एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके बुद्धिज्म को जो है नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया गया। तो स्टेट रिलीजन बन गया बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बिकेम स्टेट रिलीजन। सिंहला स्पीकर्स जो हैं वो कौन सा धर्म पालन करते हैं? बुद्धिज्म। सिंहला स्पीकर्स जो 74% है श्रीलंका में, तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया, यानी श्रीलंका का सरकारी धर्म हो गया बुद्धिज्म। लेकिन तमिल जो थे 80%, उसमें से ज्यादातर हिंदू धर्म के थे। तो हिंदुओं के लिए कोई प्रकार का घोषणा नहीं किया गया, हिंदू धर्म को कोई महत्व नहीं दिया गया, सिर्फ बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया। तो इससे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उसमें असंतोष का भाव पैदा ले लिया। उनको लगा कि शायद ये कंट्री मेरा नहीं है। उसमें एलियनेशन, अलगाव का भाव, सेपरेटिज्म का भाव पैदा लेने लगा। अब इसके बाद इसका नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे जो तमिल लोग थे उन्होंने अलग अलग दल, संगठन इत्यादि बना करके सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. तमिलों को लगने लगा कि जो सिंहला लीडर्स हैं उनको तमिल भाषा की कोई चिंता नहीं है, तमिलों के धर्म यानी हिंदू धर्म की कोई चिंता नहीं है। और इस तरह से उनको लगने लगा कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही तमिलों को और तमिलों के धर्म, हिंदू धर्म को धीरे समाप्त करने का कार्य कर रही है। सभी गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटी परिसर में, सेना में, पुलिस में, हर जगह तमिलों को अलग रखा गया, निगलेक्ट किया गया। और जिसका नतीजा हुआ कि तमिलों में और सिंहला स्पीकर्स में, सिंगलियों में रिलेशनशिप काफी तनावपूर्ण हो गया। और इस प्रकार का तनावपूर्ण रिलेशनशिप तमिल और सिंगली में, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तमिलों ने कई पार्टियां बना ली, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी बना लिया, कई नॉन पॉलिटिकल पार्टीज भी बना लिया। और तमिलों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया श्रीलंका की सरकार के खिलाफ, श्रीलंका के सरकार के मेजोरिटेरियन मेजर्स के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, टल्फ, TULF, टल्फ, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइट में आया। इसने तमिलों की मांग को उठाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ तमिलों ने कई आर्म्ड रिबेलियस गैंग बना लिया, तमिलों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया श्रीलंका की सरकार के खिलाफ। तमिलों ने जिन आर्म्ड गैंग का निर्माण किया उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इलम मतलब देश, कंट्री, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। LTTE का चीफ था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, वेलुपिल्लई प्रभाकरन नाम का व्यक्ति LTTE का चीफ था। LTTE ने अपनी सेना बना ली और सुसाइड बॉम्बर्स की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी। LTTE के जो कैडर थे वो मरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ये उनकी खासियत होती थी। या तो वो मार देते थे नहीं तो मार जाते थे। LTTE के कैडर को यह ट्रेनिंग दिया गया था कि पकड़ाना नहीं है, गिरफ्तार नहीं होना है। वो साइनाइड का कैप्सूल हमेशा लटकाए रहते थे गला में। अगर कभी पुलिस या सेना के हाथ वो आ जाए
तो इससे पहले कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाए जेल में, वो साइनाइड का कैप्सूल चाट लेते थे। साइनाइड आप लोग को मालूम है कि कितना पॉइजनस चीज है। साइनाइड इतना भयंकर पॉइजनस चीज है कि उसको एक बार जीभ में खाली टच कर जाए वो शादी तो मर जाता है। साइनाइड में मतलब कि टाइम एको सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड भी नहीं लगा। जिस साइंटिस्ट ने साइनाइड का टेस्ट किया था तो वाइफ हस्बैंड दोनों थे। उन्होंने साइनाइड का टेस्ट करने के लिए वाइफ हस्बैंड दोनों अपना प्राण का बाजी लगा दिए। दोनों जानते थे कि साइनाइड को चखने का मतलब मर जाएंगे, लेकिन कहे कि नहीं इसका टेस्ट पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हस्बैंड साइनाइड का लिए साइनाइड को और जीभ पर रखे और रखे तो मरते मरते एस लिख दिए, बस इतना ही, सिर्फ एस लिखे। मुश्किल से एस लिख करके मर गए वो। तो अब सवाल हुआ कि टेस्ट लिखना था तो एस का मतलब क्या होगा। तो एस से सब मीनिंग लगाने लगा, स्वीट, यानी मुझे लगता है इसका स्वाद मीठा है। लेकिन कुछ लोग कहा कि नहीं, एस का मतलब सार भी होता है, सार मतलब होता है खट्टा। तो आखिर इसका स्वाद मीठा है कि खट्टा है। तो कहा कि भाई अब यही तो खाली एस लिख करके मर गए, आगे तो कुछ लिखे नहीं। तो अंतिम में जो है उसकी वाइफ कही कि इसे हम ये काम करेंगे। तो उसके बाद वो उसी साइनाइड को वो जीभ पर रखी और उसके बाद वो लिख करके मर गई। वो भी यानी सार यानी खट्टा, उसका स्वाद है। इतना भयंकर ये पॉइजन है साइनाइड। यही साइनाइड का कैप्सूल हमेशा गला में लटकाए हुए रहते थे। जहां पकड़ाते थे तहां साइनाइड का कैप्सूल हल्का सा जीभ में टच कर देते थे, बस तुरंत मर जाते थे। एलटीटी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन गया था, जिसकी की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब कुछ था। लेकिन अंतोगत्वा अब श्रीलंका में शांति आई है। तब आई है जब श्रीलंका की सरकार को महसूस हुआ कि मेजोरिटेरियन मेजर्स लेने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाने लगा और तमिलों को भी अधिकार दिया गया। तब जाकर के श्रीलंका में सिविल वार का अंत हो सका। लेकिन यह सिविल वार में लाखों आदमी जो है काल के गाल में चले गए, यानी मौत के शिकार हुए लाखों आदमी। तमिलों का जो ऑर्गेनाइजेशन था सिर्फ एलटीटी एकमात्र नहीं था, इसके अलावा और बहुत सारे। एक का नाम था प्लॉट, PLOTE, पीपल्स ऑफ तमिल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का। और एक इरोस, आपको इलम रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन इसका बना हुआ था और सब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के सरकार से लड़ता था। तो अंतोगत्वा जो है शांति स्थापित तब हुई जब धीरे धीरे करके पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाने लगा। पावर्स को आम आदमी को भी दिया जाने लगा। तमिलों को भी पावर जो है गवर्नमेंट जॉब्स का या तमिल के लैंग्वेज को भी महत्व दिया गया। तब जाकर के श्रीलंका में सिविल वार खत्म हो सका और इसमें सिविल वार को खत्म कराने में भारत का बहुत बड़ा रोल है, श्रीलंका के सिविल वार को समाप्त कराने में। तो इस तरह से हम लोगों ने श्रीलंका में मेजोरिटेरियन मेजर्स लेने का रिजल्ट को संक्षेप में स्टडी किया कि लाखों लोगों को सिविल वार में जान से हाथ धोना पड़ा। अब जहां तक सवाल है कि बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी थी उसको कैसे कोमोडेट किया गया, तो इसको हम लोग बेल्जियम में डाइवर्सिटी को कैसे कोमोडेट किया गया, इसको अगले एपिसोड में हम लोग स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।